यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपरेशन बढ़िया हो चुकी है, लेकिन सीसेट में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रैक यूपीएससी सीसेट 2026 इन 20 डेज। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस सेशंस आपको करवाने वाला हूँ। 1500 प्लस क्वेश्चंस कवर्ड हैं इसके अंदर, जिसमें से 1000 सवाल नंबर सिस्टम के हैं। आपको बताएगा टोटल 80 सवाल आएंगे ना सीसेट के अंदर, तो 40 मैथ्स के, उसमें भी 25 सवाल किसके? नंबर सिस्टम के। और क्या फायदा है? 400 प्लस पीवाईक्यूज कवर्ड है, यानी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आपको एक जगह सीक्वेंस में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन में करने को मिलेंगे। 2015 से लेकर 2025 सारे के सारे कवर्ड है। 100% स्ट्रेटेजी है, फोकस प्रिपरेशन है, प्लान मेरा है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, परफॉर्म आप करोगे अपने एग्जाम में। यूपीएससी सीसेट 2027 वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स होने वाला है कंप्लीट, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लाइव बैच होगा, डेली आपको 1 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी और इवनिंग में आपको उसी क्लास का एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपनी तैयारी को मॉनिटर कर पाओगे। आपका प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मोड पर होगा, हमारी एप्लीकेशन भावना एजुकेशन हब पर। सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे 2015 से लेकर 2026 तक, क्योंकि 2026 का पेपर भी तब तक कवर हो चुका होगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स में खुद पढ़ाऊंगा, कंप्लीट रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा और कंप्लीट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। 1 जून से बैच स्टार्ट होगा, बैच इज कंप्लीटली लाइव। फीस की 499 होने वाली है 1 जून से पहले। 1 जून के बाद इसकी जो फीस होगी वो 2999 होगी। 100% रिफंड पॉलिसी के साथ है। अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके सारे पैसे वापस होंगे। सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। 5 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कर दूंगा। उसके बाद आपको 50 फुल मॉक टेस्ट कराऊंगा मैं, 80 क्वेश्चंस वाला, जिससे आपका पेपर होगा ऑनलाइन मोड पर होगा वो भी, और सारी की सारी तैयारी आपकी मैं मॉनिटर करूंगा, यानी कि आप मेरे सुपरविजन में तैयारी करोगे। आपको मैथमेटिक्स के दम पर ही मैं सीसेट का पेपर क्वालिफाई करवा दूंगा, लेकिन फिर भी हम रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे। अगर आपको इस बैच में एनरोलमेंट लेना है तो 1 जून से पहले आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें 100% सक्सेस के चांस हैं। एक बार ही तैयारी करनी है बस, उसके बाद हर बार आपका सीसेट क्वालिफाई होगा ही होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। सवाल करो, प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट और सवाल नंबर फर्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप आंसर कर सकते हैं। सवाल ये है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 312 गुना 148 गुना 234। आपको क्या करना है? आपको नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। 312 इंटू 148 इंटू 234 के गुणन का इकाई का अंक ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट देखो, बूंद बूंद से भरता है सागर, बूंद बूंद से सागर भरता है। जब सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन अगर करा दिया तो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे, अगर आपको छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगी तो। देखो यूनिट डिजिट कैसे निकलती है वो देखिए जरा। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं, मुझे पता है 6 आता है। अगर मुझे कभी भी 13 की मल्टीप्लाई 14 में करनी पड़ जाए, देखो 13 गुना 14 होते हैं 182। देखो 182 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 2 है। ये पर ये 2 तो मैं ऐसे भी पता कर सकता था 3 की मल्टीप्लाई 4 में करके, यानी कि मैं 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दूं तो मेरे पास 12 आएगा, और 12 का जो इकाई का अंक है वो कितना है? 2 है। यानी ये तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, मुझे पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पर मुझे इकाई का अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई के अंक पकड़ लो। इकाई का अंक कितना है? 2 गुना 8 गुना 4। तो तुम्हें क्या करना है? 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? उसका इकाई का अंक कितना है? 8 है, और उससे अगले नंबर का इकाई का अंक कितना है? 4 है। देखो अब सिर्फ हम पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, हम इकाई का अंक ही लिखेंगे। तो देखो 8 दूनी 16, 6 बन गया, 6 चौक 24, और 24 का इकाई का अंक कितना होता है? 4। तो 4 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। अब एक बात ध्यान दो, मान के चलो मेरे पास ये एक नंबर है एक्स वाई जेड, ये एक्स है, एक्स वाई और जेड मेरे पास एक नंबर है। तो जी ये एक्स है ना, ये एक्स, देखो ये तो है मेरे पास यूनिट डिजिट, जिसको हम इकाई का अंक भी बोलते हैं। ये मेरे पास कौन सी है? टेंस डिजिट, ये मेरे पास टेंस डिजिट है, जिसको हिंदी में हम दहाई का अंक भी बोलते हैं। और ये मेरे पास 100th डिजिट है, जिसको हम सैकड़ा भी बोलते हैं। भाई ये यूज आएंगी, ये यूज आएंगी, इसलिए मैं आपको यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करते। इस सवाल को मैं यही खत्म कर सकता था। 8 दूनी 16, 16 में 6 होता है, 6 चौक 24, 24 में 4 होता है, तो 4 ही मेरे पास आंसर है, पर समझाना भी आपको जरूरी है। अगला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द फैक्टोरियल ऑफ 300। देखो 300 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। 300 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले जानते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखो फैक्टोरियल का मतलब ये है कि अगर मुझे मान के चलो 5 का फैक्टोरियल लिखना है, तो 5 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 5 से स्टार्ट कर दो और घटाना शुरू कर दो। 5 गुना 4 गुना 3 गुना और 2 गुना 1, ये 5 का फैक्टोरियल है। अगर मुझे मान के चलो 6 का फैक्टोरियल लिखना है, तो ये क्या होगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा और 2 गुणा 1, ये मेरे पास 6 का फैक्टोरियल है। तो मुझे क्या बताना है कि 300 का जो फैक्टोरियल है, इसमें अगर मैं निकालूं तो कितनी जीरो आएंगी? तो 300 गुणा 299 इंटू 298, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है
इंटू 1 और 1 तक मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें कितनी जीरो है। तो मेरे भाई दुनिया में ना तो कोई ऐसा कैलकुलेटर बना जो इसे मल्टीप्लाई कर सकता हो। तो इसका क्या है, तरीका अलग है करने का। अब देखो कैसे, हमें अगर जीरो पकड़नी है, अगर हमें जीरो पकड़नी है, नंबर ऑफ जीरोज मैंने यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रखा है, वहां पर जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर मुझे कभी भी कोई जीरो पकड़नी है तो जीरो कैसे मिलती है, जब 2 की मल्टीप्लाई 5 में होती है। 2 की मल्टीप्लाई 5 में होती है, 2 गुना 5 कितने होते हैं 10। अगर मेरे पास में 2 तो कर दूं 2 और 1 कर दूं 5, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। और अगर मैं क्या कर दूं 2 और 1 2 और 2 5, पंजे पंजे 25 दूनी 50। यहां से एक कंक्लूजन निकलेगा, अगर मैं यहां पर क्या करूं 2 इंटू 2 और इंटू 5 गुना 5, पंजे पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 का पेयर 1 है, यहाँ पर 2 और 5 का पेयर 1 है, यहाँ पर 2 और 5 का पेयर 1 है, यहाँ पर 2 और 5 के पेयर कितने हैं 2 है। तो जितने भी 2 और 5 के पेयर होंगे, जितने भी 2 के और 5 के क्या होंगे पेयर होंगे, उतनी मेरे पास क्या बनेगी नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरो, ये तो है कंसेप्ट, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है अपने लेक्चर में। तो जितने भी 2 और 5 के पेयर होंगे उतनी तो क्या होंगे मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज होंगी। ये बात क्लियर है आपको। अब मुझे एक बात और जाननी है आपसे, देखो अगर कोई भी फैक्टोरियल है, देखो ये 300 है, 300 के एक नंबर छोड़कर 298 आएगा, 298 का नंबर एक छोड़कर 296 आएगा। तो एक बात बताओ, क्या आपके पास 2 की कमी है। आप कहोगे नहीं सर हमारे पास 2 की कमी नहीं है। तो आपके पास किसकी कमी है 5 की। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरो चैप्टर में पढ़ोगे, मैंने बता रखा है आपको कि संख्या में जो कम होता है हम उसको निकालते हैं, संख्या में जो कम होगा हम उसको निकालेंगे। और वो कैसे निकलता है, ऐसे देखो, देखो हम क्या करेंगे, हम 300 के फैक्टोरियल में, 300 के फैक्टोरियल में ये निकालेंगे कि कितने 5 हैं, और जितने भी 5 हैं उतनी मेरे पास क्या बन जाएंगे जीरो, क्योंकि 2 की तो कमी नहीं है, 2 तो हर एक नंबर के बाद है, लेकिन 5 तो हर 4 नंबर पार करके 5 आएगा। अगर यहाँ पर 300 में 5 है तो फिर 295 में आएगा, तो 5 कम हो गए, तो 5 की संख्या निकाल लो। अगर मैं से 5 से भाग करूँ, देखो भाग करो और यहाँ पर क्वेश्चन लिख दो, कितना आएगा 60। 5 से भाग करो, यहाँ पर भागफल लिख दो, कितना आएगा 12। 5 से भाग करो, यहाँ पर भागफल लिख दो, कितना आएगा 2। तो इनको जोड़ दो 74, यानी इस वाले 300 के फैक्टोरियल में जो 5 की संख्या है ना वो 74 है। जितने 5 उतनी ही जीरो, जितने 5 उतनी ही जीरो। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है मेरे भाइयों, आपको एक सवाल का आंसर करना है जिसको मैं डालूंगा 2 के बी में। मैं एक सवाल देता हूं 2 का बी करके, और एक सवाल है 400 के फैक्टोरियल में आपको जीरो बतानी है कितनी होंगी। 400 के फैक्टोरियल में आपको जीरो बतानी है कितनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। 360 के आपको कुल गुणनखंड बताने हैं कितने होंगे। 360 के आपको कुल गुणनखंड बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है, ये क्लास सिर्फ उसके लिए है। देखो 360 के फैक्टर, कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कोई नंबर 8 है, मेरे पास एक 8 नंबर है, तो इसके कितने फैक्टर हैं। सरल भाषा में ही मान लो कि 8 कितनी संख्याओं से कट सकता है, 8 कितनी संख्याओं से हम काट सकते हैं, ठीक है। तो देखो 8 मेरा एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है इन 4 के अलावा जो 8 को काट दे। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, ये क्या है इसके गुणनखंड है, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये तो नंबर आसान है, ये तो नंबर आसान है, इसलिए आसानी से निकल गया। लेकिन अगर नंबर ऐसा है तो कैसे निकालेंगे वो देखो जरा। 360 में बताना है, 360 में कितने मेरे पास क्या होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। देखो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री आपके लिए, वहां पर जाकर देखना, डिटेल में पढ़ना चैप्टर को, मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखो यहाँ पर 360 है, सबसे पहले ना ये 36 बनाओ। 36 क्या होता है, 2 दूनी 4 और तिया 12 और तिया 36, 36 बन गया। देखो 36 गुना 10 ही तो है ये, 10 कैसे बनाओगे, 10 तो 2 गुना 5 कर आसानी से बन सकता है। अब ये देखो कितने तुम्हारे पास 2 हैं, कितने तुम्हारे पास 3 है, कितने तुम्हारे पास 5 है। अगर मैं 2 देखो, मेरे पास 2 कितने हैं, मेरे पास 3 2 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितने मेरे पास, 3 मेरे पास 2 है, और 5 मेरे पास कितना है 1 है। तो देखो यहां पर ना हमेशा 3 चीजें पूछता है, मैंने आपसे 1 पूछी है पर 3 बता रहा हूं। देखो कैसे 3 कैसे बता रहा हूं, अगर मुझे क्या निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। भाई टी का मतलब है टोटल, एन का मतलब है नंबर, ओ का मतलब है ऑफ, और एफ का मतलब है फैक्टर्स। तो मुझे क्या करना है, जो इनकी पावर्स है ना, पावर्स जो इनकी पावर है, इनकी पावर में 1 का ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इनकी पावर में 1 एक ऐड करो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 और 1 4 इंटू 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 24, जो इस सवाल का आंसर है, जो इस सवाल का आंसर है। देखो वो क्या पूछता है, वो 3 चीजें पूछ सकता है आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। देखो सम में क्या करते हैं, 2 की पावर एज इट इज छोड़ देनी है, बाकी में 1 एक ऐड कर देना है, बाकी में 1 एक ऐड कर देना है। 3 तिया 9 दूनी 18। ये आपसे क्या पूछ सकता है, वो विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम को लिखते हैं ऑड
ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो विषम में क्या करना है, 2 की पावर वाला सिस्टम छोड़ दो, इनमें की पावर में 1 1 जोड़ दो, तो 2 और 1 3 और गुणा 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6। इन दोनों को सम करोगे ये आएगा, क्योंकि या तो फैक्टर ओड होगा या फैक्टर इवन होगा, दोनों को जोड़कर टोटल आ जाएंगे। तो टोटल ही पूछता है, टोटल कैसे निकलता है, पावर में 1 1 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इवन निकालना है तो 2 की पावर एज इट इज, बाकी पावर में 1 1 जोड़कर मल्टीप्लाई। अगर ओड पूछा है तो 2 को हटा दो, इनकी पावर में 1 1 ऐड करो, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ गया, 24। क्वेश्चन नंबर 4, इफ n इज डिवाइडेड बाय 4, if n is divided by 4 then the remainder is 3 in each case। यानी अगर n को मैं 4 से भाग करूं तो मेरे पास जो शेषफल है वो 3 बचेगा। फाइंड व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर। यदि n को 4 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आता है। n स्क्वायर को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। देखो जरा, इसने कहा कि n को अगर तुम 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तुम्हें n स्क्वायर को भाग करना है किससे, 4 से, और शेषफल बताना है कितना आएगा। देखो भाई, ऐसे सवाल में ना कभी भी अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना, बिल्कुल भी। ऐसे सवाल में क्या करो, इस n का सबसे आसान मान, वैल्यू को मान लो जो ये सेटिस्फाई कर जाए। अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लूं, अगर मेरा n की वैल्यू 3 ही हो, अगर 3 को 4 से भाग करेंगे तो पहाड़ा चलता है 0 बार, यही शेषफल बन जाएगा। अगर यही शेषफल बन जाएगा, यानी n की वैल्यू 3 मान लो, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर को जब 4 से भाग करेंगे, यानी 9 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। देखो अब आप कहोगे सर और वैल्यू भी तो हो सकती है, अब चाहे तुम कुछ भी ले लो। अगर तुम n की वैल्यू 7 ले लो, 7, तो 4 एकम 4, रिमाइंडर तब भी क्या बनेगा, अगर n की वैल्यू हम 7 ले लें, 4 एकम 4, शेषफल 3 बचेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, अगर 49 को मेरे भाई 4 से भाग करोगे तो 48 तो कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, आसान नंबर मानते हैं, और सबसे आसान मेरे पास क्या है, यहाँ पर n ही है। ठीक है, देखो 5 सवाल मैं आपको डेली नंबर सिस्टम के कराऊंगा, क्योंकि 40 में से 25 सवाल नंबर सिस्टम के ही है। 40 सवाल में से 25 सवाल मेरे पास नंबर सिस्टम के ही है। लेकिन 25 सवाल 40 में से हैं तो लगभग 60% के आसपास तो नंबर सिस्टम ही है। तो क्या हम 11 सवाल जो आपको मैथमेटिक्स के करा रहे हैं उसमें से 5 सवाल नंबर सिस्टम के नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये देखो जरा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। देखो इसने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो जब इसने 4 अंकों की पूछी है तो ये 2 ऑप्शन इसने कैसे दे दिए, ये तो पाप कर दिया इसने भाई। एक तो 2 अंकों का, एक 3 अंकों का, ये दोनों बार, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। हमें क्या करना है, संख्या अगर हम या तो किससे 12 से भाग कर लें, 15 से भाग कर लें, 20 से भाग कर लें, शेषफल 3 आना चाहिए। अगर तुम इसको देखोगे, ये तो मुझे पूरा पूरा कटता हुआ नजर आ रहा है। देखो अगर तुम इसको 20 से कट करो, ये तो पूरा कट जाएगा भाई, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 102/2 51 बार कट जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूरी कट रही है। यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस वाले में तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो मेरे पास आंसर तो है ये, बिना सॉल्व करे आंसर ये है। और तरीका क्या है करने का, भाई 12 से काटना है नंबर, 15 से काटना है नंबर, और किससे काटना है नंबर, 20 से। तो देखो जो नंबर इनके एलसीएम से कटेगा, जो नंबर इनके एलसीएम से कटेगा वो नंबर इन तीनों से कटेगा। और 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ये सबसे छोटा नंबर है, देखो 60 से कट जाएगा। अब मुझे 4 अंकों का नंबर बताना है, 4 अंकों का। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। तो 1000 को करो भाग, जब 1000 को 60 से भाग करेंगे, क्योंकि देखो जो नंबर 12, 15, 20 से कटेगा वो नंबर 60 से कटेगा, यानी देखो अलग अलग चेक करने के बजाय 60 से चेक कर लेंगे। अगर 60 से कट गया तो इनसे ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखो 60 कम 60, यहाँ पर कितने बच गए, 40, 0 0 उतार लोगे, 6 छंग 36, 360। देखो रिमाइंडर बच गया 40। या तो देखो रिमाइंडर 40 का मतलब ये है, या तो इसमें से 40 घटाओ, अगर ये 40 कम होता तो ये रिमाइंडर 40 ना आता, ये नंबर पूरा कट जाता। अगर इसमें से 40 घटाओ मेरे भाई, ये बन जाएगा 960, और 960 एक 3 अंक की संख्या है, यानी कि मुझे इससे बड़ा नंबर चाहिए। अब देखो अगर यहाँ पर तुम्हारा पूरा 60 बन जाए, अगर तुम्हारा यहाँ पर पूरा ये 60 बन जाता तो ये तो भाई पूरा कट जाता, 60 कम 60, यानी ये नंबर जस्ट अगर 20 बड़ा और हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अगर नंबर 20 बड़ा और हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, यानी वो संख्या 1020 है। वो संख्या क्या है, 1020 है, जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कट जाएगी। मुझे क्या चाहिए, मुझे शेषफल चाहिए 3 हर एक केस में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1023। लेकिन हमने ऑप्शन से सवाल कर दिया, ठीक है। तो 5 सवाल नंबर सिस्टम के होंगे। उसके बाद अगले 6 सवाल अदर अरिथमेटिक चैप्टर्स, जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, रेशो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, उनके होंगे, ठीक है। देखो जरा, A can do a work in 10 days, B in 12 days, C in 15 days. If all of them work together, then the work will be finished in. A एक काम को 10 दिनों में, B 12 दिनों में और C 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे सभी एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो हमारे पास 3 आदमी है, एक A है,
ए काम को करने में कितने दिन का समय लेता है? 10 दिन का। बी उसी काम को करने में कितना समय लेता है? 12 दिन का। और सी उसी काम को करने में कितना समय लेता है? 15 दिन का। इसे करने का एक मेथड है सवाल को, वो मेथड अगर आप सीख गए तो टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल आएंगे सारे के सारे उसी मेथड से होंगे। हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा काम मान लेंगे जो 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, तो वो होगा ना क्या? हमने क्या मान लिया कि भाई अगर टोटल काम कितना है? 60 है। टोटल काम कितना है? 60 है। अगर टोटल काम 60 है, अगर ये 10 दिन में काम को कर सकता है और 60 काम है, तो ये एक दिन में 6 काम करेगा, ये एक दिन में 5 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा। मैंने इसे भी एक दिन दिया, इसे भी एक दिन दिया, इसे भी एक दिन दिया। इसने एक दिन में 6 काम किया, इसने एक दिन में 5 काम किया, इसने एक दिन में 4 काम किया। जो एक दिन में जितना काम करता है वो होती है उसकी कार्य क्षमता। वो क्या होती है? उसकी कार्य क्षमता। तो अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो एक दिन में 15 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 15। पूरा काम कितना? ये मेरे पास टोटल वर्क है, ये मेरे पास क्या है? ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। और ये क्या है मेरे पास? इनकी क्षमता, ये इनकी कार्य क्षमता है। अगर 60 काम करना है और एक दिन में 15 काम कर सकते हैं तो 15 चौका 60, 4 दिन में काम को ये उड़ा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। तो भाई बड़े आसान सवाल है, धीरे 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 कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी और आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। इसने कहा अ कार कवर्स 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। एक कार 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखो एवरेज जो स्पीड होती है, जो मेरे पास एवरेज स्पीड होती है, जिसको हम औसत चाल बोलते हैं, ये होती है टोटल डिस्टेंस। हमने कितना डिस्टेंस चला? टोटल डिस्टेंस। और हमने इस चलने में कितना टाइम लिया? कितना टाइम लिया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये आपको पता है कि जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है, स्पीड, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय। मुझे एक बात बताओ, इसने कुल दूरी कितनी चली? देखो 60 किलोमीटर तो एक चला और 60 किलोमीटर एक चला, इसने टोटल 120 किलोमीटर की दूरी चली है। और टाइम कितना लिया? पहला 60 किलोमीटर इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, यानी पहली जो जर्नी है वो तो उसने 2 घंटे में पूरी करी, और जो दूसरी जर्नी है वो इसने 1 घंटे में पूरी करी। यानी कि इसने टोटल जो है 3 घंटे का समय लिया है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 3, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है? एवरेज स्पीड है। 40 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी एवरेज स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे पास? औसत चाल। औसत चाल ये क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। यहीं पर लिख देता हूं, चलो। कुल दूरी बटा, भाई औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ये लो, रेशो का सवाल है भाई। ए और बी के पास धन का अनुपात 4:5 है। ए और बी के पास जो धन है, पैसा है, वो 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के पास 200 रुपये अधिक हो, 200 रुपये अगर अधिक हो तो अनुपात 6:7 हो जाता है। उनकी मूल राशि ज्ञात करनी है आपको। मूल राशि कितनी है? देखो सबसे पहली बात है 4:5 में ही मूल राशि होगी। जो मूल राशि होगी वो 4:5 में ही होगी, क्योंकि ये 4:5 में, अगर इसको देखो ये 4 और 5 ही है, जीरो से जीरो खत्म, ये भी 4:5 है, ये 3 चौक 12, 3 बजे 15, ये 4:5 है, और ये भी 4:5, यानी ऑप्शन सारे के सारे 4:5 कह रहे हैं। सतीश कुमार कैसे हो सर? बढ़िया भाई सतीश, आप कैसे हो? बेहतरीन, आप बताओ कैसे हो? देखो हमारे पास 2 आदमी है, एक तो मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। इसके पास जो पैसा है, इसके पास अगर 4 है तो इसके पास कितना है? 5। अगर मैं इसके रुपये 200 बढ़ा दूं और इसके भी 200 बढ़ा दूं, तो जो नया अनुपात है वो कितना बन जाता है? 6:7। कितना बन जाता है? 6:7। देखो सिंपल है बिल्कुल। ये पैसा कितने पॉइंट बढ़ा? अगर मैं इसको देखूं, ये 4 से कितना हुआ? 6, ये 2 पॉइंट बढ़ा, और ये कितना बढ़ा? ये भी 2 पॉइंट बढ़ा। अगर सेम बढ़ाऊंगा तो देखो सेम ही तो बढ़ा है, 4 से 6 हुआ, 5 से 7 हुआ, यानी 2 पॉइंट बढ़ा। और 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है सवाल में? 200 ही है। एक्स मान के नहीं कर रहा हूं, देखो ये 4 से 6 हुआ, 2 बढ़ा, ये 4 से 6, 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा, और यहाँ पर कितना बढ़ा है? 200, यानी 2 पॉइंट 200 के बराबर है। तो 1 पॉइंट किसके बराबर होगा? 1 पॉइंट होगा 100 के बराबर। और 1 पॉइंट अगर 100 के बराबर है तो इसे कितने मिलेंगे? 400, इसे कितने मिलेंगे? 500। यानी कि मूल राशि इसकी कितनी थी? 400, और इसकी कितनी थी? 500। एक की 400 और एक की 500। अगला सवाल परसेंटेज का सवाल है भाई।
Two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than a third number z. By what percent is the number y less than the number x? दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है। संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है? देखो ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसे हर एक बच्चा ले सकता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो हर एक बच्चा इस प्रैक्टिस सेशन को ले सकता है। लेकिन ये डिजाइन किसके लिए? स्पेशली यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। लेकिन इसे हर एक बच्चा ले सकता है क्योंकि इसमें सवाल है सारे। एक नंबर x है, एक नंबर y है, एक नंबर z है। इसने कहा है कि जो नंबर x है ना इससे कुछ कम है, ये नंबर y इससे कुछ कम है, तो भाई इसे कुछ मान लो। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी अगर कोई चीज परसेंटेज में दे रखी है किसी दूसरे की तुलना में तो इसको मान लो 100। अगर ये 100 है और ये इससे 28% कम है तो ये 72 नहीं होगा, 20% कम है तो ये 80 नहीं होगा। भाई 100 का जो 20% है वो 20 ही होता है, तो ये 80 हो जाएगा। अब ये इससे 28 कम है तो ये 72 हो जाएगा। लो मिल गया। इसने कहा है बाई व्हाट परसेंटेज नंबर y, y x से कितना कम है? तो भाई y जो x से कितना कम है? ये -8 कम है, यानी 8 कम है किससे? x से। 8/80 और गुणा 100, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 10%। भाई 10% कम है कौन? y x से। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे पास मेरा आंसर। अगला सवाल, 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज। भाई एज का सवाल आता है, ध्यान रखना। जो मैंने चैप्टर उठा रखे ना ये इन्हीं के सवाल पूछता है यूपीएससी बार 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 बार। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, अब से 10 वर्ष बाद अनुपात 4:5 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? देखो यहाँ पर 5 पॉइंट है, तो आंसर 5 से कटना चाहिए, सारे ही 5 से कट रहे, तो ऑप्शन से हम नहीं जा सकते। देखो एक तो ए है, सवाल समझना, एक तो ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। मुझे क्या दे रखा है? 10 वर्ष पहले। देखो यहाँ पर ना कहीं वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान यानी अब से 10 वर्ष पहले, अब से 10 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु है उसका अनुपात कितना है? 2:3 है। अगर मेरे भाई ये 2 साल का है तो ये 3 साल का है, अगर ये 20 साल का है, ये 30 साल का है, ये 200 साल का है, ये 300 साल का है। और इसने कहा कि वर्तमान से यानी अब से 10 वर्ष बाद, यानी कि अगले 10 वर्ष बाद जो ये अनुपात हो जाएगा ये हो जाएगा 4। अगर ये 4 का होगा तो ये 5 का होगा। देखो सवाल ना मैंने सिंपल उठा रखे अभी ना आपके लिए, सिंपल। मुझे एक बात बताओ, एज का सवाल करने से पहले हमेशा ध्यान रखना, देखो अगर एक आदमी मान के चलो 15 साल का है, एक आदमी एम है वो 15 साल का है, एक आदमी एन है ये 20 साल का है, 10 साल बाद ये 25 का होगा, ये 30 का होगा। इनकी आयु में अंतर कितना है? 5 का, और यहां पर भी कितना है? 5 का। अगर 15 साल बाद देखो तो ये तो 30 साल का हो जाएगा, 15 साल बाद ये 35 साल का हो जाएगा, तो इनकी आयु में अंतर कितना है? 5 साल का। यानी कि 2 आदमी अगर पैदा हो चुके और अभी तक जिंदा है तो उनकी आयु का जो अंतर होगा हमेशा रहता है सेम। पर यहाँ पर पहले से सेम दे रखा, कुछ सवालों में ये सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ेगा, ये सेम करना पड़ेगा। देखो सेम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये जो अंतर है ना, अंतर वर्तमान से 10 साल पहले और वर्तमान के 10 साल बाद, ये अंतर 20 साल का है। अगर क्लियर नहीं तो अभी बता दूंगा क्यों है। ये अंतर 20 साल का है, तो देखो ये अंतर दोनों बराबर होंगे हमेशा, क्योंकि उम्र उसकी भी उतनी ही बड़ी है, उसकी भी उतनी बड़ी है। देखो ये अंतर 2 से 4 हुई तो कितनी बड़ी है? 2 पॉइंट। 3 से 5 हुई तो कितनी बड़ी? 2 पॉइंट। ये बराबर आया, क्यों आया बराबर? ये बराबर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इनकी आयु का डिफरेंस सेम है। यहाँ पर दोनों की आयु में अंतर कितना है? 1 का। यहाँ पर दोनों की आयु में अंतर कितना है? 1 का। देखो यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, इसलिए डिफरेंस बराबर आया है। ये डिफरेंस इक्वल आना बहुत जरूरी है। अगर ये डिफरेंस अलग ना हो ना, अगर ये मान के चलो ये 2:4 होता, ये 4:5 होता, तो ये तो बनता 2, ये बनता 1, पर ये डिफरेंस सेम आना जरूरी है ये वाला, वरना सवाल नहीं होगा। क्योंकि इसकी उम्र भी 20 साल बड़ी है, इसकी 20 साल बड़ी है। ये कब होगा? जब उम्र के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। तो कभी कभी नहीं इक्वल करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन में आएगा। अभी देखो मान के चलो अभी चल रहा है 2025, मान के चलो ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट है। 10 साल पहले क्या रहा होगा? 2015। 10 साल बाद अगर हम जीते बचते रहे तो क्या होगा? 2035। तो ये अंतर कितना है? 2015 से लेकर 2035 तक 20 साल का। तो वर्तमान से 10 साल पहले, वर्तमान के 10 साल बाद 20, तो ये 2 पॉइंट की वैल्यू है 20। कितना बढ़ा है? 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 20। तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या है? 10। मुझे वर्तमान उम्र निकालनी है बी की। आई हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी। देखो बी यहाँ पर कितना है? 3 है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 30 साल। यानी कि 10 साल पहले ये 30 साल का था, तो अब कितना होगा? 40 साल का। अगर इसका पूछता, अगर ए का पूछे तो ए का भी निकाल दो। ए कितना? 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है, तो ये 20 साल का है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 30 साल का। कभी कभी वो वर्तमान उम्र का रेशो भी पूछ लेता है। अगर वर्तमान एज का रेशो पूछ ले तो कितना है? ए और बी का 3:4। सवाल ऐसे करा दूंगा कि सब रट जाएगा आपको, सब, कुछ नहीं छोड़ गया नहीं कि कभी भी। और चाहे पेपर कोई भी हो, सीसेट सबका सेम है। जो आपके जो हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं, यूकेपीएससी में जो सीसेट आता है वो सेम है ये। और सुनो, उत्तराखंड के जो लोअर फीचर्स वाले बच्चे हैं 50 नंबर का आता है मैथ्स और रीजनिंग, ध्यान रखना। तो स्पेशली फॉर यूपीएससी सीसेट और यूकेपीएससी लोअर फीचर्स वाले भी देख सकते हैं। लेकिन डिजाइन किसके लिए होगा? स्पेशली ये सीसेट के लिए।
द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसके क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। पूरी दुनिया का पता है कि जो एक आयत होता है, आयत, आयत के बारे में पूरी दुनिया सब जानती है। तो क्या आप उस दुनिया में हो? ये मेरे पास कोई आयत है, देखो एक तो होती है इसकी लेंथ, एक तो उसके पास क्या होती है, लेंथ होती है, और एक इसके पास होती है ब्रेड्थ, बी से डिनोट करते हैं। देखो एक इसके पास होता है विकर्ण, ये रहा विकर्ण, ये इसका विकर्ण है। देखो ये एंगल होता है 90 डिग्री का। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं तो जो विकर्ण निकलता है, ये निकलता है एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर से, ये तो इसका विकर्ण है। ठीक है, इसका अगर मुझे एरिया चाहिए, एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं लंबाई की मल्टीप्लाई किस में कर दूं, चौड़ाई में, भाई ये सबको पता है, ये 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ लेता है कि अगर लंबाई की मल्टीप्लाई किस में कर दें हम, चौड़ाई में, तो हमारे पास क्या निकल जाता है। अगर हम लंबाई की मल्टीप्लाई किस में कर दें, चौड़ाई में, तो हमारे पास एरिया निकल जाता है। एरिया जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, भाई ये विजिबल है। ठीक है, और पेरीमीटर, परिमाप किसे बोलते हैं, परिमाप, परिमाप होता है, देखो ये लेंथ है ना, तो ये ऊपर भी लेंथ है। अगर ये L है ना, अगर ये मेरे पास L है, मेरे भाई ये भी L है, अगर ये B है तो ये भी है, क्योंकि एक आयत में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती हैं। तो इसका अगर मुझे परिमाप यानी कि पेरीमीटर लिखना हो तो इसमें दो तो है L और दो ही है B, तो L प्लस B। तो इसके अंदर सारा खत्म कर दिया मैंने। पेरीमीटर निकालना हो ये रहा, एरिया निकालना हो ये रहा, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल, वो ये रहा। सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलता है, लंबाई की मल्टीप्लाई चौड़ाई में कर दो। भाई लंबाई 12 है और चौड़ाई कितनी है 5, 12 पंजे 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन आगे की तो नहीं है ऑप्शन में। अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर, पेरीमीटर को बोलते हैं भाई परिमाप, तो कुछ नहीं करना, डबल कर दो लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर। तो 12 और 5 17, लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है, 12 और 5 17, और 17 का डबल कितना होता है 34 सेंटीमीटर। और भाई साहब डायगोनल, विकर्ण बोलते हैं अंडर द रूट ऑफ 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 144 और प्लस 25, ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ 169, और 169 का रूट कितना होता है 13। ये मेरे पास मेरा आंसर है। अब इनको मैच करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये 34 है, ये 60 है, 34 है, इसको 13 कर लेते हैं। 60 34 13। देखो एक ही सवाल में हमने कितना कुछ सीख लिया। और ऐसे ही अगर आप कितने प्रैक्टिस सेशन कर लोगे, देखो जब आप 300 200 प्रैक्टिस सेशन कर लोगे, तो आप देखो आपकी नॉलेज 7वें आसमान पर होगी। मतलब एक प्रैक्टिस सेशन में हमने कितना कुछ सीख लिया, लेकिन जब आप 200 प्रैक्टिस सेशन कर लोगे तो अपनी, यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ योर नॉलेज जब आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे। अब हम करेंगे रीजनिंग के सवाल। भाई 11 सवाल मैथमेटिक्स खत्म हो गए, अब सवाल करेंगे हम रीजनिंग के। भाई अगर वीडियो लंबी जा रही है तो घबराना मत, इसमें आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है, 1 घंटा तो आप यूट्यूब की शॉर्ट्स, फेसबुक की रील्स और इंस्टाग्राम की रील्स में लगा देते हो। तो यहाँ पर आप कुछ सीख रहे हो, यहाँ पर आप नॉलेज गेन कर रहे हो, नॉलेज गेन। यहाँ पर आपका कुछ नहीं जा रहा, यहाँ पर आपको नॉलेज मिल रही है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। इसने कहा है एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, वह अपने स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूर है। तो सबसे पहले भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बना लो। क्या बना लो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे हमेशा ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट, ऊपर है हमारा नॉर्थ, और यहां पर हमारा साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अब चलना करते हैं शुरू। एक आदमी चलना स्टार्ट करता है। देखो हमेशा ध्यान रखना, चलना कैसे है, यहां से यहां चलना है, यहां से यहां मान के, सबको यहां पर मानना है। कैसा भी सवाल हो, हर एक इंसान को कहां मानना है, बिल्कुल यहां पर सेंटर पर, यहां पर मानना है। एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, चला उसको 10 किलोमीटर, ये इधर चला 10 किलोमीटर पूरा चल गया, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चला है। फिर ये किधर मुड़ा, फिर ये है पूरब की ओर मुड़ा, और कितना चला है 6 किलोमीटर, इधर चला है 6 किलोमीटर, चला उसको 6 किलोमीटर। वापस दक्षिण की ओर मुड़ा। मुझे एक बात बताओ, जब वापस दक्षिण की ओर मुड़ेगा और 10 चला, देखो जब ये डिस्टेंस 10 है तो ये भी 10 है, इसने कहा ये भी 10 है तो, और ये भी 10 है, तो क्या ये उसी लाइन पर नहीं आ गया। ये आदमी अगर यहाँ था, ये आदमी अगर यहाँ था, ये पर्सन यहाँ था, तो भाई यहाँ आ चुका है। उसने पूछा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो एक बात बताओ, आयत तो हमने अभी पढ़ा, मैं ऐसा मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता, ये आयत ही तो है एक, 10 10 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर का। और किस साइड में, अगर ये पूछे किस साइड में है, तो इधर है, ये पूर्व की साइड, यानी ये 6 किलोमीटर ईस्ट है। और हाँ ये पूछ सकता है इसका मुंह किस तरफ है, तो ये सामने से आ रहा है, इसका फेस साउथ की तरफ है, साउथ फेस।
इसका फेस किधर है, साउथ की तरफ है, तो 6 किलोमीटर ईस्ट, फेस साउथ की तरफ है। नेक्स्ट, इफ कैट इज कोडेड एज डीबीयू, इफ कैट इज कोडेड एज डीबीयू देन हाउ इज डॉग इज कोडेड। भाई बिल्ली को लिखा है इसने डीबीयू, तो कुत्ते को क्या लिखेंगे? देखो भाई ये तो सिंपल लग रहा है मुझे, देखना जरा, सी ए और टी, कैट को इसने क्या लिखा है, डी बी यू, डी बी यू, तो डॉग को बताना, डॉग को डी ओ जी, डॉग को बताना है। इससे आसान सवाल तुमने देखा नहीं होगा। देखो सी में एक जुड़ा डी, ए में एक जुड़ा बी और टी से अगला होता है यू, तो डी से अगला क्या होता है ई, ओ से अगला क्या होता है पी और जी से अगला होता है एच, तो ई पी एच पहला ही ऑप्शन है। लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, अगला नंबर क्या आएगा? ध्यान रखना सी सेट के अंदर, यूपीएससी सेट के अंदर सीरीज के 2 सवाल आते हैं और 2 सवाल आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और 1 सवाल आता है रैंकिंग का, 1 सवाल आता है डायरेक्शन का। 6 सवाल तो आने आने हैं। कैसे? 2 सीरीज के, 2 कोडिंग डिकोडिंग के, 1 डायरेक्शन का, 2 भी आ सकते हैं और 1 रैंकिंग का। 6 सवाल तो ये हैं, 4 तो मैं करवा रहा हूँ, तो 6 तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। और नंबर सिस्टम में आएंगे 20 प्लस सवाल, 5 करा रहा हूँ, ये पक्के हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 200 दिन तक बिल्कुल तसल्लीपूर्वक बैठे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसने कहा लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो देखो तो सिंपल है, 2 6 12 20 थी, देखो यहाँ पर 4 बढ़े, यहाँ पर 6 बढ़े, फिर 8 बढ़े, फिर 10 बढ़े, तो 12 बढ़ेंगे, तो कितना जाएगा? 42। अभी मैं आसान आसान सीरीज ले रहा हूँ, फिर मैं भारी भी लूंगा। देखो 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर बताना है क्या होगा। देखो सिंपल है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर कितने जुड़े? 4 जुड़े, यहाँ पर कितने जुड़े? 6 जुड़े। सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करना होता है, 8 जुड़े, यहाँ पर 10 जुड़े, तो आगे 12 जुड़ने हैं बस अब, और 30 और 12 कितने होते हैं? 42। लो भाई लास्ट सवाल ये रहा आपके लिए। इसने कहा है कि इन ए क्लास रिया, लो भाई रिया चक्रवर्ती भी आ गई, ध्यान रखना इसका, रिया इज इन ए क्लास Riya is 18th from the top, 18th from the top and 23rd from the bottom. Find the total number of students. तो जनरली बच्चा क्या करता है, 23 ये 18 ये जोड़ देगा, 23 और 18 होते हैं 41, पहला ही ऑप्शन मिलेगा, पहला ही ऑप्शन मिलेगा, और आपका हो जाएगा गलत। देखो करना क्या है, रिया है, ये तो है टॉप, और ये क्या है? बॉटम। ये क्या है? बॉटम। ये टॉप है, ये बॉटम है, एक टॉप है और एक बॉटम है, ये कहीं बीच में है रिया, रिया कहीं बीच में है, यहां पर है रिया। देखो मैं इसका डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा आपको डायरेक्ट, लेकिन कुछ सवाल बहुत भारी होंगे, उसमें बीच के बच्चे बताने होते हैं कितने। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, देखो अगर रिया ऊपर से 23वीं है तो इससे पहले 22 बच्चे होंगे, क्या इससे पहले 22 स्टूडेंट्स होंगे? अगर ये नीचे से ऊपर से 18वें नंबर पे है भाई, ये अगर ये ऊपर से 18वें नंबर पर है रिया, अगर रिया ऊपर से 18वें नंबर पर है, तो क्या इससे पहले 17 बच्चे होंगे? अगर इससे पहले 17 बच्चे होंगे तभी तो ये 18वीं होगी। नीचे से 23वें नंबर पे, अगर इससे नीचे 22 स्टूडेंट होंगे तभी तो ये 23वीं होगी। तो टोटल कितने होंगे? 17 तो इससे ऊपर है और 22 इससे नीचे है, और एक ये खुद भी तो है, एक ये खुद भी तो है, तो 17 22 39 और 1 40। ये लॉजिक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ सवाल में ये अप्लाई होगा, लेकिन ऐसे सवाल को डायरेक्ट कैसे करना है कि अगर किसी की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों से दे रखी है, टॉप या बॉटम से दे रखी है, तो क्या करना है इसमें? देखो इसमें क्या करो आप, 18 जोड़ दो, 18 और प्लस 23 हमने जोड़ दिया, ये हो गए 41। लेकिन इसमें क्या हो गया, रिया 2 बार काउंट हो चुकी है, रिया को मैंने ऊपर से भी काउंट कर लिया, रिया को मैंने नीचे से काउंट कर लिया, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 40। तो ये कब अप्लाई करना है आपको? जब आपको किसी की पोजीशन ऊपर से और नीचे से दे रखी है, दाएं या बाएं से दे रखी है। अगर मैं कहूँ कि जो रिया है वो ऊपर से 40वें नंबर पे है और नीचे से 51वें नंबर पे है, तो टोटल बच्चे कितने? तो इन दोनों को जोड़ दो 91, इसमें से 1 घटा दो, कि रिया को दोनों बार हमने कैलकुलेट कर लिया। तो भाई ये था हमारा, तो भाई ये जो कंप्लीट कोर्स है यूपीएससी सीजर 2027 वाले बच्चों के लिए कंप्लीट लाइव होने वाला है, आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है, अब आपसे मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।